हेलो स्टूडेंट। हम दिल्ली सल्तनत के बाद स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज्यों का इतिहास जो है हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बंगाल का इतिहास और जौनपुर के इतिहास के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम मालवा के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे कि मालवा का स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे उदय हुआ और किसने इसकी स्थापना की और कौन कौन से वंशों ने इस पर शासन किया, उन वंशों में कौन कौन से शासक हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मालवा था क्या। देखो, मालवा कोई नगर नहीं था। मालवा एक क्षेत्र विशेष का नाम था जो वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र को मिलाकर बनता था। हालांकि इसका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं था। मध्यकाल में कोई शक्तिशाली शासक आता था तो उसका क्षेत्र बढ़ जाता था और कमजोर शासक आने पर उसका क्षेत्र घट भी सकता था। हम शुरुआत करते हैं मालवा के बारे में। जानते हैं कि मालवा को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसने 1305 ईस्वी में मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है। और उसके बाद मालवा दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत रहा, एक सूबा रहा। लेकिन हमने देखा था कि जब 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था और इस अव्यवस्था का फायदा उठा के जो है कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। उनमें मालवा भी एक था और मालवा में भी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की गई तैमूर के आक्रमण का फायदा उठा के। और उसके बाद काफी समय तक ये स्वतंत्र मतलब सत्ता का केंद्र बना रहा। तो हम देखते हैं कि मालवा में किसने सत्ता की स्थापना की और जो है कौन कौन से वंश हुए। तो सबसे पहले देखते हैं, जो पहला वंश था जिसने मालवा पर शासन किया था वो था गौरी वंश। कौन सा था? गौरी वंश। दो वंशों ने उस पर शासन किया था, एक तो गौरी वंश था, दूसरा था खिलजी वंश। गौरी वंश ने 1401 से 1436 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक किया था? 1401 से 1436 ईस्वी तक शासन किया था। और इस गौरी वंश की स्थापना और मालवा के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो दिलावर खां गौरी था। कौन था? दिलावर खां गौरी था। और उसका जो टाइम पीरियड था वो 1401 से लेकर 1406 ईस्वी तक था। कब तक था? 1401 से लेकर 1406 ईस्वी तक था। दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम हुसैन था। दिलावर गौरी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? हुसैन था। दिलावर खां गौरी ने 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती है कि मालवा की स्थापना कब की गई थी, मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी? तो 1401 ईस्वी में दिलावर खां गौरी ने की थी। 1390 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिलावर खां गौरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। मतलब जो परवर्ती तुगलक शासक था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, उसने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था 1390 में। लेकिन स्वतंत्र राज्य की स्थापना उसने 1401 ईस्वी में की। 1390 ईस्वी से लेकर 1401 ईस्वी तक उसने मालवा के सूबेदार के रूप में कार्य किया। लेकिन 1401 ईस्वी में वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और स्वतंत्र घोषित करने के साथ वो राजधानी कौन सी होती है उसकी? धार। उसकी राजधानी कौन सी होती है? धार। धार मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। ठीक है। अब दिलावर खां गौरी के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम होता है हुसंग शाह। क्या नाम होता है? हुसंग शाह। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1406 से लेके 1435 ईस्वी तक है। कब तक है? 1406 से लेके 1435 ईस्वी तक। और जब दिलावर खां की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र अल्प खां, मतलब हुसंग शाह का जो नाम होता है, मूल नाम होता है वो अल्प खां होता है। और वो हुसंग शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। तो हुसंग शाह का मूल नाम क्या था? अल्प खां। उन्होंने दिल्ली, जौनपुर और जो दूसरे राज्य थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इन युद्धों में मालवा को सफलता नहीं मिली और ये युद्ध उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। हुसैन शाह ने क्या किया कि उसने जो है बहुत से राज्यों के साथ में लड़ाई लड़ी। मतलब इनमें जो है आपके दिल्ली के साथ भी लड़ी, जौनपुर के साथ में भी लड़ी और जो है बेहमनी राज्य के साथ में भी उसने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और लेकिन उससे जो है सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा उसने 1422 ईस्वी में क्या किया था? उड़ीसा पे आक्रमण किया था। 1422 ईस्वी में वो क्या करता है, भेष बदल के
व्यापारी का भेष बदल के जो है वो उड़ीसा पहुंच जाता है और वहां पर अचानक आक्रमण कर देता है। बाद में वहां के शासक से समझौता कर लेता है और 75 हाथी लेने के बाद में वो जो है वापस लौटने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो वो उड़ीसा से वापस लौटता है तो वो खेरला पर कब्जा कर लेता है। किस पे कब्जा कर लेता है? खेरला पे। और खेरला जो है खेरला को कब्जा करके वहाँ के शासक को मतलब जो है कैद करके यहाँ पर ले आता है। ठीक है। गुजरात के साथ भी संघर्ष होता है और गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह जो होता है वो उस पर आक्रमण करता है और उसे बंदी बनाकर ले जाता है। उसे बंदी बनाकर ले जाता है और जब वो कैद से मुक्त होकर वापस आता है तो वो धार के स्थान पर जो है मांडू को अपनी राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? धार के स्थान पर मांडू को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मालवा की राजधानी मांडू को बनाने वाला सुल्तान कौन सा था? तो हुसंग शाह था। कौन सा था? हुसंग शाह था। ये आपके दिलावर खां गोरी का पुत्र था। ठीक है। और मांडू को जो है आह्लाद हालाद प्रदायक नगर भी कहा जाता है। हालाद प्रदायक नगर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर इमारतें हैं, है ना। और उनकी जो शुरुआत है वो हुसंग शाह ने की थी। ठीक है। हुसंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया। जो मूल किला था मांडू का, उस किले का निर्माण किसने करवाया? हुसंग शाह ने करवाया। और यहीं दिल्ली दरवाजा स्थित है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है, तो मालवा में भी स्थित है। ठीक है। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण भी जो है हुसंग शाह ने करवाया था। हिंडोला भवन और दरबार भवन का निर्माण किसने करवाया था? हुसंग शाह ने। और इसके अलावा जो है उसने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। नर्मदा के किनारे कौन से नगर की स्थापना की थी? होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, विभिन्न एग्जाम पूछा भी गया है कि हुसंग शाह जो था कौन से सूफी संत का जो शिष्य था? तो ये बुरहानुद्दीन का शिष्य था। सूफी संत बुरहानुद्दीन का शिष्य था। कौन था? हुसंग शाह। तो इस प्रकार जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करते हैं अगले शासक की, वो है मोहम्मद शाह गोरी। कौन सा है? मोहम्मद शाह गोरी। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 1435 से लेकर 1436 ईस्वी तक। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है। और ये मोहम्मद शाह गोरी जो होता है वो हुसंग शाह का पुत्र होता है। और इसका जो वास्तविक मूल नाम होता है उसका नाम होता है गजनी खां। क्या था? गजनी खां। ठीक है। और कोई खास नहीं है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं मालवा के दूसरे वंश की। और किस वंश की बात करते हैं? मालवा के दूसरे वंश की, जो है खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। 1436 से 1531 ईस्वी तक। 1436 से जो है 1531 ईस्वी तक। ठीक है। अ, इसका जो पहला शासक था उसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1436 से लेकर 1469 ईस्वी तक। 1436 ईस्वी से 1469 ईस्वी तक। और ये इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इसने क्या किया था कि गुजरात का इसका मालवा का जो पहला शासक था उसकी हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और उसने जो है गुजरात के अहमद शाह, दिल्ली के मोहम्मद शाह और जो है बेहमनी के मोहम्मद शाह तृतीय और मेवाड़ के राणा कुंभा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मेवाड़ के राणा कुंभा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह मुस्लिम सुल्तानों के साथ उनके मुकाबलों में हार गया था। जो तीन सुल्तानों से उसने युद्ध किया था, दिल्ली के, गुजरात के और बेमनी के, उन तीनों युद्धों में वो हार गया। लेकिन राणा कुंभा के साथ उसका युद्ध जो था वह अनिर्णित रहा था, क्योंकि इसके बारे में अलग अलग पक्ष है। तो ये महत्वपूर्ण शासक था। उसने बहुत से युद्ध किए थे। और फरिश्ता का इसके बारे में कथन है कि शिविर उसका घर बन गया था और युद्ध का मैदान उसका आराम का। मतलब फरिश्ता कहता है कि शिविर उसका घर बन गया था, मतलब जो शिविर था वहीं वो हमेशा जो है समय बिताता रहता था और युद्ध का मैदान ही उसका आरामगाह बन गया था। मतलब हमेशा जो जब तक वो जिंदा रहा तब तक युद्ध लड़ता रहा। ठीक है। इसके अलावा जो है उसने उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मिस्र के खलीफा ने जो है उसे सुल्तान की उपाधि दी थी। ये ये पूछा जा सकता है कि मालवा का कौन सा शासक था जिसे मिस्र के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी? तो महमूद खिलजी प्रथम। इसके अलावा जो है उसके दरबार में मिस्र के सुल्तान अबू सईद का भी एक मिशन आया था। मिस्र के सुल्तान अबू सईद का भी एक मिशन आया था। ठीक है। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है गयासुद्दीन खिलजी। कौन सा आता है? गयासुद्दीन खिलजी। ये 1469 से 1501 ईस्वी तक शासन करता है। 1469 ईस्वी से 1501 ईस्वी तक शासन करता है। ये महमूद खिलजी का प्रथम का पुत्र था। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने जो मांडू में जो जहाज महल का निर्माण करवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये विभिन्न एग्जाम पूछा जाता है कि मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन शाह। ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है 1501 से 1510 ईस्वी तक, 1501 ईस्वी से 1510 ईस्वी तक। नासुद्दीन जो था एक अयोग्य शासक था, तानाशाह परवर्ती का, और इंद्रिय लोलुप शासक था, इंद्रिय लोलुप शासक था। उसके हरम में जो है 15,000 औरतें थी। उसके हरम में क्या था कि 15,000 औरतें थी। बहुत ही वो विलासी शासक था। ठीक है। इसके अलावा जो है उसके उसने इथोपियाई और तुर्की दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी गठित की थी। इथोपियाई और तुर्की दासियों की उसने एक अंगरक्षक सेना भी गठित की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मालवा कौन सा शासक था जिसने इथोपियाई और तुर्की दासियों की एक अंगरक्षक सेना गठित की, तो नासुद्दीन शाह। ठीक है। उसके द्वारा निर्मित महल बाद में बाज बहादुर और रूपमती के महल कहलाए। हालांकि बाज बहादुर और रूपमती बाद में मुगल काल में हुए थे, लेकिन उसके द्वारा नासुद्दीन शाह द्वारा जो महल निर्मित किए गए थे, उन महलों को बाद में बाज बहादुर और रूपमती के महल कहा जाने लगा। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि 1510 ईस्वी में जो है एक दिन वह नशे में झील में गिर जाता है। ठीक है। झील में गिर जाता है और झील में गिरने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं महमूद खिलजी द्वितीय की, 1510 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक। और इसके समय में जो है उसके राज्य में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। उसके अमीर और सरदार जो है उसके विरोधी हो गए थे, और अपने विरोधी सरदारों और अमीरों को कुचलने के लिए उसने क्या किया, राजपूत सरदार मेदिनी राय को जो है बुलाया और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और उसकी सहायता से वो अपने अमीरों और सरदारों को कुचलने में सफल हो गया। ठीक है। लेकिन जो उसके मुस्लिम अमीर थे उनको इस बात ये पसंद नहीं आई, क्योंकि मेदिनी राय ने फिर बाद में उन अमीरों को कुचल के अपने जो पक्ष के जो सरदार थे उनको महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित कर दिया। तो इससे जो है नाराज होकर अमीरों ने क्या किया कि गुजरात के जो है सुल्तान को आमंत्रित किया और मेदिनी राय को जो है वहां से भगा दिया। अब मेदिनी राय जो है भाग के कहाँ जाता है, जो चित्तौड़ का शासक होता है राणा सांगा, उसके पास जाता है, और राणा सांगा के सहयोग से जो है वो मालवा को पराजित कर देता है। ठीक है। तो इसके काल में जो है ये घटना होती है। उसके बाद जो है गुजरात का जो बहादुर शाह है वो 1531 ईस्वी में मांडू पर अधिकार कर लेता है। अब वो मांडू पे आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि जो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी होता है वो उसके विरोधी भाई को अपने यहाँ पर शरण देता है। तो इससे नाराज होकर जो है वो बहादुर शाह मालवा पे आक्रमण कर देता है और उस पर अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार जो है मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो गुजरात का एक भाग हो जाता है। बाद में जो है 1535 में हुमायूं क्या करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात को जीत लेता है। तो इस प्रकार जो है ऑटोमेटिकली मालवा जो गुजरात का भाग था वो दिल्ली सल्तनत का भाग हो गया। बाद में जो है क्या होता है कि हुमायूं के बाद में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह जो है उसको यहाँ से भगा देता है। ठीक है। लेकिन उसका जो सरदार होता है कादिर शाह, जिसका मूल नाम मल्लू खां था, वो मालवा पर शासन करता होता है। तो उस पर जो है शेरशाह सूरी आक्रमण करता है और मालवा को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। बाद में वो मालवा में सुजात खां को अपना गवर्नर नियुक्त करता है। किसको गवर्नर नियुक्त करता है, सुजात खां को गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है। बाद में जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना होता है, लेकिन बाद में बाज बहादुर नाम का जो सरदार होता है वो मालवा में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। लेकिन 1562 ईस्वी में जो है अकबर मालवा पर उधम खां या आधम खां के नेतृत्व में आक्रमण करता है और बाज बहादुर को पराजित कर देता है। और उसकी पत्नी, या कुछ लोग कहते हैं प्रेयसी थी, ठीक है, वो सती हो जाती है। और बाज बहादुर बाद में क्या करता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बाद में अकबर उसको 2000 का मनसब भी देता है। ठीक है। और बाज बहादुर के बारे में एक जो तथ्य है वो है कि वो एक उच्च कोटि का संगीतकार था, उस कोटि का संगीतकार था। तो बाज बहादुर कहाँ का शासक था, मालवा का। तो इस प्रकार जो है हमने मालवा के इतिहास के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है। अगले वीडियो में जो है हम अगली क्षेत्रीय शक्ति, हाँ, दूसरी क्षेत्रीय शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।